PMC हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। जीवन के इस रंगमंच पर तय है सबका किरदार यहाँ। कुछ रिश्तों में सपने बुनते हैं और कुछ रिश्ते सपने दे जाते हैं। और जब मामला आता है पति पत्नी के रिश्ते का, तो सारी बात विश्वास पे टिक जाती है। तो आज हमारे साथ ऐसे ही पावर कपल जुड़े हैं जो कि अपने रिश्ते को मजबूत अपने विश्वास से ही बनाते हैं। नमस्कार, मैं हूँ पूजा, आपके इस शो की होस्ट और दोस्त। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके इस फेवरेट शो संसार में निर्वाण सीजन 3 में। और चलिए मिलकर स्वागत करते हैं अमनदीप चौधरी और दीप्ति लालवानी का। नमस्कार दीप्ति, नमस्कार अमन। नमस्कार पूजा जी, आप दोनों का स्वागत है। थैंक यू अपना कीमती समय निकालने के लिए। और शुरू करते हैं आप दोनों के इंट्रोडक्शन से। मेरा नाम अमनदीप है, मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ और घूमते फिरते हुए हम नौकरी करते करते हम दिल्ली पहुँचे और वहाँ पे फॉर्चुनेटली इनसे मिलना हुआ और फिर ऐसी चल रही है ज़िंदगी मस्त। नमस्ते पूजा, मैं दीप्ति और मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, एक बेटी हूँ, बहन हूँ, वाइफ हूँ और साथ साथ मैं एक बहुत प्यारा काम करती हूँ। आई शेयर द जॉय विद लॉट ऑफ पीपल थ्रू साउंड हीलिंग। मैं साउंड हीलिंग थेरेपिस्ट और ट्रेनर हूँ, सर्टिफाइड फ्रॉम अ वेरी रिनाउंड अकेडमी, इंटरनेशनल अकेडमी ऑफ साउंड हीलिंग, एंड ऑल्सो द मास्टर ऑफ गॉन्गिंग, डॉन कॉन्गर। वेलकम। सो शुरू करते हैं। जैसा कि अमन ने बोला कि जब दिल्ली आए तो आपसे मुलाकात हुई, तो थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को बताइए कि आप दोनों का मिलना पहली बार कब, कहाँ, कैसे हुआ। It was very amazing incidents. We met not in Delhi. We met in there is a meditation center in Kangra, Osho Nisarga, where we met for the first time. She went there for the meditation camp and I was also there. So वहाँ पे हम पहली बार मिले और हमारी बातचीत स्टार्ट हुई। बातचीत नहीं स्टार्ट हुई। हम दोनों ओशो फॉलोअर्स हैं। आप फॉलोअर्स कहिए, डिसाइपल कहिए या जो भी कहिए, हमारे दिल में ओशो बसते हैं। तो हम लोग बचपन से काफ़ी 12th ग्रेड के बाद से मैं भी ओशो मेडिटेशंस में हूँ, साथ में ये भी बहुत ओशो मेडिटेशंस करते थे। तो हमारे सूत्रधार हमारे मास्टर थे, तो वहीं पे ही हम दोनों की एक्चुअल मिलन हुई, एक दूसरे को देखा। तो ओशो निसर्गा जो है वो एक बहुत खूबसूरत ओशो आश्रम है हिमालयाज़ में। तो ये भी एक कैंप अटेंड कर रहे थे, मैं भी एक कैंप अटेंड कर रही थी और ब्यूटीफुल बात उस कैंप की है कि उसका नाम था मिस्ट्री ऑफ लव। तो हम दोनों की मिस्ट्री ऑफ लव वहीं से चालू हुई थी। तो ये बात शादी तक कैसे पहुंची? वहाँ पर हमने एक्चुअली जब हम एक दूसरे को मिले भी थे तो हम ये नहीं जानते थे कि ये मुझे लाइन मार रहे हैं और मुझे पता भी नहीं होता था ये सीटियाँ मार रहे हैं तो वो मेरे लिए मार रहे हैं। बट देन ग्रेजुअली आफ्टर मिस्ट्री ऑफ लव हम लोग जानते नहीं थे एक दूसरे को, ज़्यादा कभी मिले नहीं। फिर 6 महीने बाद हम जो पूरा ग्रुप था मिस्ट्री ऑफ लव के, हम 40 लोग एक थे, हम सब ने यूनानिमसली, क्योंकि जब आप ऐसे कैंप्स पे जाते हो तो बहुत फ्रेंडली हो जाते हो, एक फैमिली बॉन्ड बन जाता है। तो हम सब ने मिल के सोचा हम न्यू ईयर जो है इस बार ओशो के साथ ही मनाएंगे। तो हमने सब ने अपनी एक साथ, हम 15 लोगों ने एक ही ट्रेन बुक करी, एक उसमें से एक ये भी थे और मैं भी। तो फिर हम न्यू ईयर कैंप पे गए। तो वहाँ पे हमने फिर 5-6 डेज़ का जो कैंप होता है हमने स्पेंड किया। देन बहुत एनर्जेटिक शिफ्ट था ये, कोई कॉन्शियसली हम दोनों को नहीं पता था कि हम एक दूसरे के प्यार में पड़ चुके हैं या हमारी मिस्ट्री ऑफ लव से शुरू हो चुकी है। फिर वहाँ से न्यू ईयर 31 दिसंबर, ये स्टोरी हमारे बहुत कम लोगों को पता है, तो निसर्गा में भी नहीं पता कि 31 दिसंबर की जो रात थी वो पूरी रात हम दोनों ने
बात करते करते और गर्म पानी पीते पीते बिताई थी। बहुत ठंड थी क्योंकि वहाँ पर ठंड दिसंबर में इट्स लाइक पीक विंटर टाइम। तो 31st की जो वो रात थी, वहाँ कहाँ ओशो ने क्या मैजिक किया, क्या एनर्जी शिफ्ट हुई, तो वहाँ से फिर हमारी जो है ये मिस्ट्री ऑफ लव की यात्रा पूरी शुरू हुई। उसके बाद नॉर्मली जैसे बोलते हैं ना कि आप मुझे प्यार करते हो या प्रपोज, ऐसा कुछ हम दोनों की लाइफ में नहीं रहा। फिर हम मिलते रहे एक साथ, लाइक हम दिल्ली वापस आए, फिर हम कैफ़े कॉफ़ी डे में हमारी फ़र्स्ट डेट हुई सीपी के, हमें आज भी याद है बट वो बंद हो चुका है शायद, है ना। तो वहाँ हमारी फ़र्स्ट डेट थी, हमें ये नहीं पता था कि ये डेट है। अच्छा चल हम मिलते हैं कॉफ़ी पे, क्योंकि जब सन्यासी और सन्यासी मिलते हैं तो वो एक दोस्त की तरह मिलते हैं, तो ये नहीं था कि प्रेम के लिए मिल रहे हैं। फिर हम मिलते रहे, फिर इनको ये मेट्रो में भी मेरे लिए चल के आते थे, ऑफिस के बाद भी सारा कुछ काम वाम करके भी मुझे मिलते थे। देन एक दिन जो सच्चाई है वो ये है, मेरी मम्मी ने मुझे गेट पे खड़े रखा, शर्म नहीं आती, शादी कर लो, रोज मिलते हो। तो वहाँ से फिर शादी पे बात की। हाउ स्वीट। सो आपके मन में पहले ही था शादी का विचार और आप बोल नहीं रहे थे? टू बी रियली ऑनेस्ट, मैं जैसे होते हैं लड़के कमिटमेंट से डरते हैं, सो आई वॉज नॉट रेडी और मेरे कभी थॉट पैदा नहीं हुआ था अभी तक। हम मिल रहे थे, आई वॉज हैप्पी, आई वांटेड गुड स्पेस, बहुत अच्छा लग रहा था, बट देयर वाज समथिंग एग्जिस्टेंशियल मैसेज केम टू इन माई वे। और धीरे धीरे जब एक बार मेरे इंटेलेक्ट ने मना किया, 2-3 बार, जब मेरे को लगा कि नहीं, दिस इज़ समथिंग एग्जिस्टेंशियल कॉलिंग and I need to listen to myself and to this calling, then I bow down and I said not to her first but to the whole existence that I am ready to marry her. Yes. Yeah, here I will also add, like हम दोनों को ये नहीं पता था कि हम एक दूसरे के प्रेम में हैं या क्या है, बट कहीं एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आई थी। मैं मेरी कज़न और ये हम तीनों कॉमन फ्रेंड्स, एक ट्रायंगल है, तो मैं उससे मिली। मैंने कहा पल्लवी, मुझे आइडिया नहीं है मैं ये बात क्यों कह रही हूँ और किस लिए कह रही हूँ, क्योंकि उस टाइम ऐसे सर्कमस्टांसेस नहीं थे, पर मुझे पता है मेरी शादी ना इस लड़के से ही होगी। तो कहते दीदी आप पागल हो, आपको पता है आप क्या कह रहे हो? मैं कहा आई रियली डोंट नो मैं कहाँ से कह रही हूँ, क्यों कह रही हूँ, बट दिस इज़ समथिंग एग्जिस्टेंशियली कमिंग कि होगी तो इसी से ही। और फिर जो है, फिर जो आगे हम मिले, फिर मैं इनको होर्डिंग्स में भी दिखाई दी, ये बताया नहीं इन्होंने। तो चलिए आगे भी जानेंगे बहुत सारी बातें। और इसके बाद मैं आप दोनों से ये जानना चाहूँगी कि जैसे आप दोनों ने बोला कि आप दोनों सन्यासी हैं और मेडिटेशंस में मिले, तो उससे पहले आप दोनों की स्पिरिचुअल जर्नी कब शुरू हुई, अलग अलग या उसी समय साथ साथ हुई? और स्पिरिचुअलिटी में आने से पहले आप लोग कैसे सिचुएशंस को हैंडल करते थे और बाद में किस तरीके से करने लगे? कुछ आपने अपने आप में चेंज देखा? प्लीज शेयर कीजिए। मेरी स्पिरिचुअल जर्नी में मैं इस बोलूँगा कि स्टार्टिंग से ही मेरी स्पिरिचुअल जर्नी ही रही। संसार में मेरा कोई इतना ज़्यादा अटैचमेंट या एंटेंगलमेंट रहे नहीं है। बचपन से कुछ चीज़ें, जैसे एक टीनेजर या एक होता है कि उसको कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही थी, मेरे को बहुत सारे क्वेश्चन पॉप अप हो जा रहे थे, कोई जवाब नहीं दे रहा था। आई एनकाउंटर्ड सो मैनी मास्टर्स, बट उनकी के पास जवाब भी नहीं था। सुनता था मैं, बट देयर कम्स ओशो, और उनकी बातें बहुत अच्छी लगती थी, यार बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। मतलब एक थे जो उनकी बात को जैसे दिल को सुकून पहुंचता था। बट अभी भी मैं धरातल पे नहीं था, आई वॉज इन टू सम अदर इमेजिनेशन। और धीरे धीरे ये यात्रा चली। आज भी ये यात्रा पे मैं हूँ और ये यात्रा बड़ी सुखद रही। ये यात्रा ना केवल संसार को समझने में हेल्प करा मेरे को, अपने आप को, और जो पूरी मतलब ये एग्जिस्टेंस में मेरा क्या रोल है उसको समझने में मेरे को बहुत हेल्प मिली। बहुत लंबी यात्रा है ये, मैं बोलूँगा 1997 में मेरी ये यात्रा स्टार्ट हुई, और उसके बाद बहुत से पड़ाव इसमें आए, बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही प्यारे पड़ाव आए इसमें।
और जो कि हम एक्सप्लोर करेंगे नेक्स्ट। यस, आई विल शेयर अबाउट इट। सो बहुत से मित्र बने, बहुत शेयरिंग हुई, बहुत सी चीज़ें छूटी, बहुत सी चीज़ें मिली, और ये यात्रा चलती रही और आज भी चल रही है, खूबसूरत। सो दीप्ति, आप बताइए अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में। ये भी एक एग्जिस्टेंशियल इत्तेफाक है कि मेरी स्पिरिचुअल जर्नी भी 1997 में ही स्टार्ट हुई। मेरी 12th ग्रेड के बाद मेरी एक स्कूल फ्रेंड थी, वो रेकी सीखी उसने, जबकि वो अपने टाउन चली गई थी और मैं दिल्ली में ही थी। तो वहाँ से उसने मुझे बोला कि ये रेकी मैंने एक चीज़ सीखी है, वो तुम भी सीखो, क्योंकि वो मेरी लाइफ की फर्स्ट फ्रेंड थी। और जैसे बेस्ट फ्रेंड उसको, चाहे हम मिलते नहीं हैं, चाहे हम इतना बात नहीं करते, बट आज भी हम दोनों के लिए वो बेस्ट फ्रेंड वर्ड उसी का जुड़ा है। तो फिर मैंने रेकी सीखी यहीं डिफेंस कॉलोनी में दिल्ली में एक मास्टर से। उसके बाद फिर मेरे फादर जो थे वो मेजर माध्यम हैं मेरी लाइफ में अध्यात्म लाने वाले। उन्होंने हम सब सिस्टर्स को ओशो के साथ जोड़ा। उन्होंने हमें पूना कम्यून भेजा। हमने वहाँ पर लगभग 3 महीने रह के प्रॉपर मेडिटेशंस और सारा कुछ वहाँ पर एक्सपीरियंस किया, मेडिटेशन क्या होती है, ओशो को सुना। फिर उसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी, मास्टर्स करी, आगे पढ़ाई करी। फिर जैसे बचपन से भी अगर हम कहेंगे ना, तो बचपन में भी मुझे ओकल्ट साइंसेस को लेके एक बच्चे की क्यूरियोसिटी नहीं होती, अरे मेरे हाथ देखो क्या है, एंड आई वांटेड टू, मैं चाहती थी कि मैं भी ये जान सकूं, जैसे आप अभी बैठे हो तो आपके मन में मेरे बारे में क्या चल रहा है। तो ये चीज़ बहुत मुझे ना खींचती थी इन चीज़ों की तरफ। फिर मैंने एस्ट्रोलॉजी भी सीखी, फिर मैंने बहुत सारी और थेरेपी सीखी। 2006 में मेरा जो इंट्रोडक्शन हुआ वो डॉक्टर न्यूटन और डॉक्टर लक्ष्मी के साथ हुआ। उनसे फिर मैंने PLR की जर्नी करी, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, जिसको बहुत लोग अब जानते हैं, और इनर चाइल्ड पे मैंने अपने काम किया, और रीबर्थिंग ब्रेथ वर्क मैंने उनकी गाइडेंस में सीखा। ऐसे करते करते 2006 एक मार्केबल ईयर है, जहाँ से ये यात्रा जब टर्न ली तो वो कभी भी फिर वापस नहीं मुड़ी। और जैसे आपने पूछा था कि पहले क्या था और अध्यात्म के बाद आप क्या है, तो एज अ चाइल्ड बचपन में मैं बहुत रिजर्व्ड, ना जितना अब मैं बोलती हूँ उसका 0.1 भी मैं नहीं बोलती थी। और सबसे मेजर चीज़ जो थी मेरी लाइफ के अंदर वो थी कि मैं दिनों तक आपसे गुस्सा रह सकती थी। अगर कुछ आपने मुझे, चाहे उसमें आपकी इंटेंशन कुछ भी नहीं होगी, पर आपने अगर कुछ कह दिया और वो मैंने परसीव कर लिया कि ओहो ये तो गलत है, तो मैं दिन तक भी कमरे में, जैसे कहते हैं ना कि कई कोप भवन में बैठी थी, वो पूरी स्टोरी है जो, वैसे दीप्ति भी बैठ सकती थी। उसके अध्यात्म आने के बाद, खुद को जानने के बाद, इस जर्नी पे आने के बाद अब ये होता है कि यार ये लाइफ इतनी खूबसूरत है, तो वाई वेस्ट इन द कोप भवन, डांस करके जी लो, सेलिब्रेट कर। सो ये एक बहुत मेजर शिफ्ट है मेरी लाइफ। सो आपके अकॉर्डिंग एक रिलेशनशिप को मजबूत करने के लिए कपल्स को किन किन इम्पॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना चाहिए? मेरे हिसाब से व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप देयर इज़ ऑलवेज कम्स, एक जो महत्वपूर्ण जो शब्द है वो आता है रिस्पेक्ट। वो एक फाउंडेशन है, और ना केवल दूसरे की रिस्पेक्ट, उसके इमोशंस की, बट अपने इमोशंस और अपनी भी रिस्पेक्ट। सो ये मेरे लिए एक फंडामेंटल थिंग है कि अपने इमोशन और दूसरे के इमोशंस और उसकी प्रेजेंस की रिस्पेक्ट करना। रेस्ट, देयर आर सो मैनी डिफरेंट कलर्स ऑफ रिलेशनशिप विच कैन बी एक्सप्लोर्ड। बहुत सारे खूबसूरत आयाम हैं जो कि एक्सप्लोर किए जा सकते हैं। इमोशनल है, फिज़िकल है, मेंटल है, बहुत सारे आयाम हैं जो कि हम धीरे धीरे हम कर सकते हैं। मेरे लिए एक अच्छी हेल्दी रिलेशनशिप में प्रेम का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे इन्होंने कहा कि रिस्पेक्ट फॉर द अदर एंड सेल्फ, तो सिमिलरली जब हम खुद से बहुत सही प्रेम करते हैं तो ही हम नेचुरली दूसरे को प्रेम कर सकते हैं। तो सबसे पहली बुनियाद तो होती है प्रेम। और एक एस्पेक्ट है जो हमारे संसार में बहुत ज़्यादा टैबू के रूप में जाना जाता है,
पर वो भी हमारे एक रिलेशनशिप का बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर होता है और वो होता है फिजिकल इंटीमेसी। जब एक कपल फिजिकली बहुत इंटीमेट और कंपैटिबल होता है तो लाइफ में उनकी जो मैरिड जर्नी है, वो चाहे वो मैरिड हो या एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की जर्नी हो, कोई भी प्रेम की जर्नी हो, वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही, चाहे उसमें बम्प्स भी आएंगे ना तो वो बहुत स्मूथली निकल जाती है। तो प्रेम होना, और प्रेम स्व से, प्रेम दूसरे से, खुद के शरीर से और दूसरे के शरीर से भी प्रेम, नॉट लस्ट। सो दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। एंड जब प्रेम होता है तो रिस्पेक्ट इज़ द नेचुरल बाई प्रोडक्ट ऑफ लव। सो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपकी जो फैमिली है वो आपकी लाइफस्टाइल से, आपकी स्पिरिचुअलिटी से इंस्पायर्ड है, या फिर वो ये सोचते हैं कि ये दोनों तो पता नहीं क्या ही करते रहते हैं? सो कैसा सबका फीडबैक रहता है? मेरी शुरुआती जर्नी में मेरी फैमिली थोड़ा सा हैरान थी कि ये लड़का किधर जा रहा है। तो बहुत डिफ़िकल्टी आई शुरुआत में, बट मैं छोटा था परिवार में, तो मेरी इसको मेरे नॉटीनेस और मेरी रिबेलियस को मिला के उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि चलो ये छोटा है, जो कर रहा है करने दो इसको। बट धीरे 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 जैसे मेरी यात्रा बढ़ी, आई हैव फेस्ड मतलब चैलेंज फ्रॉम द सोसाइटी। मेरी रिबेलियसनेस मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज खुद ही बन गई। सोसाइटी में मैं एक्सेप्टेबल नहीं हो रहा था और ना ही मैं अट्यून हो पा रहा था किसी भी नॉर्म्स में सोसाइटी के। धीरे धीरे मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि इट इज़ नॉट द वे ऑफ लिविंग, इट इज़ नॉट द राइट एटीट्यूड फॉर द लाइफ। हम में जो अंडरस्टैंडिंग पैदा हो रही है वो ज़रूरी नहीं है कि दूसरे की भी यात्रा हो। तो धीरे धीरे मैंने अपने एटीट्यूड बदला और मैंने रियलाइज़ किया कि रिस्पेक्ट, आदमी दूसरा कैसा भी है, उसकी अपनी यात्रा है, मेरी अपनी यात्रा है। एंड दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट वेयर आई लेट द अदर पर्सन बी himself or herself, and I started walking on my path in a very मतलब अपने ही ढंग से अपनी यात्रा करी। शुरुआत में सोसाइटी ने एक नाम दे के कि ये तो सन्यासी हो गया लड़का और मैं सोसाइटी से मैं दूर हो गया, ऐसा कुछ नहीं था। बट धीरे धीरे वही जो चीज़ें, जो रिलेशनशिप दूर हो गए थे, जब उनको रियलाइज़ हुआ कि नहीं ये इसकी यात्रा रही है, इसमें कोई वो नहीं है कि एरोगेंस नहीं है या कोई अलग बात नहीं है, ये पार्ट ऑफ आवर फैमिली है या सोसाइटी है, देन दे स्टार्टेड कमिंग बैक एंड आई आल्सो वेलकम देम विद माय ओपन हार्ट। और फिर सब अब नॉर्मल है, अब सब अच्छा है। So, आपकी फैमिली भी करती है फॉलो मेडिटेशंस या कुछ? ये बड़ी ही पर्सनल यात्रा है। ये मैं आपको ऑनेस्टली इस बात का जवाब देना चाहूँगा कि ये पर्सनल यात्रा है। मेरे से इंस्पायर होके या मेरे को देख के कोई मेडिटेशन की यात्रा पे निकल सकता है, बट मैं नहीं समझता कि मैं किसी को उस तरह से कह के या बोल के इंस्पायर कर सकता हूँ। आई थिंक जो मैं हूँ, जैसा मैं हूँ, अगर उनको देख के अगर वो उनको इंस्पिरेशन मिलेगी और कभी कोई घर वाला कभी पूछता है तो आई एम ओपन, आई ओपनली शेयर विद एवरीवन। तो घर वाले तो पहले हैं, सबसे पहले। बिल्कुल सही बात कही आपने कि हमें नहीं पता कि हम किसको इंस्पायर कर रहे हैं, हम अपनी जर्नी पे चल रहे हैं और कई बार लोग हमारी ट्रांसफॉर्मेशन देख के कोशिश करते हैं कि चलिए हम भी ट्राई करके देखते हैं कि अगर उसने अपने आप को लाइफ में इतना चेंज करा है और अच्छे के लिए चेंज करा है तो काफ़ी लोग उसको ट्राई करना कई बार चाहते हैं। मेरे घर में जैसे मैंने अभी शेयर किया कि मेरे फादर ने ही हमें मेडिटेशन से इंट्रोड्यूस किया। मेरे फादर बहुत ही कट्टर नास्तिक व्यक्ति थे जब वो बचपन में और जवानी में उनके, और बहुत ही अग्रेसिव बिजनेसमैन। तो अध्यात्म, रिलीजन, वो सिर्फ खुद में बिलीव करते थे कि मैंने जो करना है, मैंने ठानी है, मैंने करना है। बट एक पॉइंट पे आया जब, क्योंकि वो बहुत अग्रेसिव थे, तो उनको कहीं ना कहीं उस अग्रेशन को टेम करना सीखना था। तो वहाँ से उनको ओशो मिले। फिर उन्होंने जब देखा कि हाउ वो अपने एंगर को
एक न्यू डायरेक्शन दे पाए मेडिटेशन के थ्रू। तो वो ही उनकी एक इच्छा थी कि मैं बच्चों को टेस्ट करा देता हूँ। अब वो आगे क्या करेंगे वो कभी उन्होंने फोर्स नहीं किया, उन्होंने कहा ये एक जगह है, जाओ टेस्ट करके आओ, अगर तुम्हें लगे तुम आगे बढ़ना, नहीं तो इट्स अप टू यू। बट हाँ, एट द सेम टाइम हमने संसारिक उसमें भी उन्होंने हमें ट्रेनिंग दी कि पढ़ाई भी करनी है, पैसे भी कमाने हैं, और पैसा कमाना तो फंडामेंटल फर्स्ट रूल था उनकी लाइफ का। तो वहीं से मेडिटेशन आई। मेरी मदर भी मेडिटेट करती हैं। फिर मैं और मेरी बड़ी सिस्टर ही सबसे पहले मेडिटेशन में ओशो कैंप पे गए थे। और हाँ, जैसे होता है ये ज़रूर हमारी लाइफ में भी आया। जब मैंने बहुत सारे कोर्सेज करना शुरू करे, सीखना शुरू करा, तो मेरी बहनें बोलने लगी ये पागल है, इसको तो हर थोड़े दिन में कोर्स के लिए जाना है, इसको हर थोड़े दिन में ये सीखना है। तो ये फेज़ ऑफ कोर्स आया था। बट एट द सेम टाइम हमारे घर में मेडिटेशन के लिए एक ओपन गेट था, क्योंकि उस टाइम वो लोग अपने सांसारिक जीवन में थे, शादी हुई, बच्चे छोटे थे। फिर आज मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मेरे हर मेडिटेशन कैंप में मेरी फैमिली प्रेजेंट रहती है। जी, मेरी मदर भी। और मैं ऐड करना चाहूँगी, मैंने जब जो नई चीज़ सीखी तो मेरा पहला क्लाइंट कहो या पहला मुर्गा कहो, वो मेरे फादर ही थे। वाओ, बहुत ही खूबसूरत। तो मैंने पहला उनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन मैंने ही किया, साउंड थेरेपी उनको हर लेवल पे सीख के, पहले तू सीख के आई हो चलो, एंड ही यूज्ड टू जस्ट लाई डाउन। वाओ, सो आई एम ब्लेस्ड दैट। टच वुड। सो मैं ये आप दोनों से जानना चाहूँगी कि आप लोग को क्या लगता है कि एक पार्टनर का लाइफ में सपोर्टिव होना कितना ज़रूरी है, अध्यात्म और सांसारिक दोनों ही जर्नी में? मेरे हिसाब से जैसे बाकी सारे रिश्ते तो संसार में जो आते हैं बने बनाए आते हैं, माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, बाकी रिश्तेदार हैं। फ्रेंड्स और पार्टनर जो है वो हम चूज करते हैं या एग्जिस्टेंस से हमारे को एक गिफ्ट मिलती है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम दूसरे की जर्नी में हमेशा सहयोग करें, और ना केवल हम अपने आप को इस यात्रा में हम एक्सप्लोर करें और दूसरे को भी एक स्पेस दें जिसमें वो अपने आप को एक्सप्लोर कर सके। इससे एक नयापन, एक फ्रेशनेस बनी रहती है, और जो एक एक्साइटमेंट जिसे कहते हैं और एक न्यूनेस वो जो बनी रहती है, और उसका जो मज़ा है जीने का, वो बहुत ही अमेजिंग है। So it's very important to not only to participate in together but also to allow a beautiful space कि जहाँ पे दूसरा अपनी चीज़ें भी एक्सप्लोर कर सके। राइट, एब्सोल्युटली। बिल्कुल, मैं इनकी बात से 110% सहमत हूँ, क्योंकि जैसे हम पार्टनर हैं, तब अगर हम एक दूसरे के प्रति सपोर्टिव रहेंगे तभी ये यात्रा जो हमने ज़िंदगी की अब बितानी है वो सहज हो पाएगी। और सांसारिक जीवन में तो डेफिनेटली एक एज अ औरत एक हस्बैंड का सपोर्टिव होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अध्यात्म में भी, क्योंकि अब अगर मुझे कैंप में जाना है, मुझे अपने पे कोई चीज़ पे वर्क करना है अपने लिए, तो अगर ये बोल दें कि नहीं जाना है, आप जा ही नहीं सकते, तो फिर तो यात्रा वहीं रुक जाएगी मेरी। तो अगर सपोर्टिव नहीं होंगे हम दोनों एक दूसरे के प्रति, कहने को मैं भी बोल सकती हूँ आप ओशो क्यों जा रहे हैं, वहाँ का तो ये सब होता है, बट दैट्स नॉट द राइट वे। हमें एक दूसरे को, जैसे इन्होंने बोला, कि स्पेस भी देनी चाहिए कि वो खुद पे काम कर सके, और हम भी इवन डे टू डे लाइफ में, जैसे हम लोग का अगर कभी कोई झगड़ा हो या कुछ हो, तो वो भी एक मौका होता है कि हमें स्पेस देनी चाहिए कि एटलीस्ट, क्योंकि अब हमें ये पता है कि मेडिटेशन के द्वारा आप अपने आप को बैलेंस कर सकते हो और फिर वापस रूटीन में आ सकते हो। तो दैट इज़ वो एक मोमेंट है जब हमें सपोर्टिव होनी चाहिए, और बहुत ही वाइटल। सो नेक्स्ट सवाल मेरा आप दोनों से ये है कि पति पत्नी के रिश्ते में अक्सर कई बार देखा जाता है कि कोई ना कोई ऐसा मोमेंट आता है, टाइम आता है कि पति पत्नी के रिश्ते में खटास आ जाती है, चाहे वो फैमिली की वजह से हो, आपस की वजह से हो। सो कैसे आपने कभी अगर ऐसा हुआ लाइफ में तो उस सिचुएशन को हैंडल किया? खटास आ जाती है एसी की वजह से बहुत खटास आती थी। तो आप कैसे हैंडल करते हैं उन सिचुएशंस को? तो मेरा जो तरीका है उस सिचुएशन को हैंडल करने का, कि मुझे तो बात करनी होती है, मेरे को जाना है, मैं इसको बार बार नैग करूँगी, बताओ बात करो, क्यों नहीं बात कर रहे हो,
क्यों चुप हो। और बहुत ज़्यादा मेरा वे ऑफ एक्सप्रेसिंग अग्रेसिव ही रहता है, बात करो। बाकी इनका वे इज़ वेरी डिफरेंट, ही वांट्स टू सेटल हिमसेल्फ फर्स्ट और फिर वो आके उस खटास में फिर कुछ खाने को बना के ले आएंगे और फिर मिठाई मेरा ऑलवेज ये रहा है कि टेक अ पॉज, मैं अपने साथ बैठ जाता हूँ और जस्ट उस मोमेंट को बार बार मैं विज़िट करता हूँ कि सारा प्रोसेस क्या हुआ। और दिस इज़ द ओनली वे आई थिंक पॉसिबल कि मैं रियलाइज़ करूँ कि कहाँ मैं जा रहा हूँ और कहाँ क्या मेरे अंदर चेंजेस रिक्वायर्ड है। तो यही मेरा तरीका रहा है। ये साइलेंट होना को गलत पहले मानती थी कि आप साइलेंट हो मतलब नाराज़ हो। देन आई एक्सप्लेन टू हर कि मेरा साइलेंट में जाना इज़ द वे ऑफ इंट्रोस्पेक्टिंग एंड मेरे को सेल्फ रियलाइज़ करने का कि क्या हुआ और हम मेरे अंदर क्या चेंजेस मैं करूं कि ये आगे ना हो। तो फिर धीरे धीरे इनको रियलाइज़ हुआ। पहले तो ये बहुत अग्रेसिव थी कि नहीं तू चुप हो जाता है, बोलता ही नहीं है, बट देन शी रियलाइज दैट इट्स माय प्रोसेस एंड शी देन हेल्प मी। तो आई थिंक आप दोनों के ही यही बात है कि कम्युनिकेशन इज़ द की। चाहे वो आप पॉज लेके कम्युनिकेट करें, चाहे वो एग्रेसिवली करें, जब तक आप एक पार्टनर को अपना कम्युनिकेट नहीं करेंगे कि आप क्या फील कर रहे हैं और आप क्या एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं पार्टनर से, तो आई थिंक वहाँ पर जो है बात आके सुलझती है। और सब्जी में मिर्ची क्यों डल गई, खटास की वाइब। शेयरिंग मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण रही है मेरी लाइफ में। आज अगर मैं कहूँ कि किस चीज़ ने इतनी ट्रांसफॉर्मेशन जिस क्रेडिट जाता है वो है सारा शेयरिंग का। अगर आप जहाँ आपकी शेयरिंग रुक गई वहाँ आप रुक जाते हो, वहाँ आपके उसके बाद कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। हम एक ओपन सिस्टम है, हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। शेयरिंग इज़ लाइक सांस छोड़ना। अगर आप सांस लेते ही रहोगे तो एक दिन बहुत मुश्किल होगा, आप सरवाइव नहीं कर पाओगे। तो सांस छोड़ना, जो अंदर है आपके उसको बाहर निकालना इज़ लाइक शेयरिंग। तो वो उतना ही महत्वपूर्ण है। ना केवल शेयरिंग करने से आप हल्के होते हो बल्कि जान पाते हो कि आपके अंदर चल क्या रहा है। दिस इज़ अ वेरी वेरी फंडामेंटल एंड इम्पॉर्टेंट प्रोसेस फॉर मी एंड इट रियली हेल्प मी। और आई थिंक ये की है, एक तरीका है, एक ज़रिया है अपने आप को हमेशा फ्रेश रखने का, अपने आप को अलाइन रखने का और ग्रोथ का भी। बिकॉज जब आप शेयर करते हैं तो आप दूसरे से भी कितना कुछ सीखते हैं। बिकॉज आप जब अपनी बात कह रहे हैं और दूसरे की भी सुन रहे हैं तो आई थिंक बहुत कुछ हमें दूसरे से भी सीखने को मिलता है। यस बहुत। और सबसे बेस्ट बात होती है शेयरिंग की कि हम खुद सुन रहे होते हैं। तो जो चैटर अंदर चल रहा है वो हम लाउडली सुन रहे होते हैं, फिर ऑटोमेटिकली एक जगह खाली होती है तो सही जो जैसे पॉज के बाद एक सही रास्ता। चलिए लेके चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में जिसका नाम है यादों की बारात। तो स्क्रीन पे हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे और उन्हें देख के आपको अपनी सभी मेमोरीज को हमारे साथ शेयर करना है। सारी तो नहीं शेयर कर चलिए देखते हैं फर्स्ट पिक्चर। So this is a sweet memory. कुछ हमारी यादें जो एक साथ डेट पे आफ्टर शादी। ओके ये हॉस्कास विलेज में हम लोग लंच पे गए थे। ये फूडी हैं। हाँ, मैं पंजाबी हूँ तो हमारी ये बहुत अच्छी मैच करती है और हम बहुत अलग अलग जगह एक्सप्लोर करते हैं अच्छे अच्छे खाने की। नाइस। सो ये आप डेट पे गए थे हॉस्कास विलेज शादी के बाद। नाइस। चलिए देखते हैं नेक्स्ट फोटो। अरे ये परवीन बॉबी है, नहीं जीना तमान है और ये वो है शाहिद कपूर। ओह वाओ। ये हमारे फैमिली में 50th बर्थडे सेलिब्रेशन था तो थीम था बॉलीवुड, तो मैंने जीना तमान का रोल लिया था, इन्होंने शाहिद कपूर का। तो ये वो मेमोरी है। मैं बिल्कुल शाहिद कपूर नहीं लग रहा, ये फिर भी थोड़ी जीना तमान लगी थी। नो मैंने देखी है दोनों की वीडियो। हाँ इट्स ब्यूटीफुल। हाँ जब हमने वो इनके लिए गाया था चुरा लिया। हाँ और मारने लगे थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पिक्चर। So this is a very beautiful memory. ये
हमारी मदर हमारे साथ रहने आई थी, हम तब आगरा में इनकी पोस्टिंग हुई थी, तो हम लोग ने न्यू ईयर जो है मम्मा को घुमाने के लिए हम ताजमहल ले गए थे, तो ये हम दोनों ने भी फिर एक थोड़ी सेल्फी खींच ली थी। आपकी कोई मेमोरीज के साथ? ताजमहल वैसे ही एक बहुत खूबसूरत जगह है, और हम आगरा फॉर्चुनेट, मैं 4 साल आगरा रहा, और वहाँ ताजमहल में जाना मतलब बड़ा यूजुअल था कि हम 2-3 महीने में एक बार वो उस साइड में हम घूम के आते थे। और ताजमहल की सबसे प्यारी बात यह है कि जब भी देखो उसको वो कुछ अलग ही नया नज़र आता है, वो कभी भी वैसा सेम कभी एक बार नहीं होता। वो जब भी 365 देखोगे तो 365 तरह का ही वो दिखेगा। तो ये अमेजिंग है ताजमहल और हमारा कौन। और इसके साथ खूबसूरत मेमोरी ये है कि 3 घंटे मेरी मॉम ने पूरा वॉक करके ताजमहल देखा, इत्तू सा भी नहीं थकी, और मौसम ने इतना प्यारा साथ दिया था कि उस दिन भी फिर ऐसे रेनी मौसम हो गया था, तो वो एक ज़रा भी नहीं थकी थी, पूरा दिन हमने उनको घुमाया। नाइस। देखते हैं नेक्स्ट पिक्चर। ओह वंडरफुल। OMG। सो ये जस्ट में हमारी शादी के 1 महीने बाद की फ़ोटो है, और इसकी मेमोरी है कि पहली बार पापा ने पोज किया था कि चलो साथ में फ़ोटो खींचते हैं, क्योंकि वो हमेशा कैंडिड, अपने हर फोटोग्राफर को ये कहते हैं मैं बातें कर रहा हूँ, तू खींच, मैं पोज नहीं करूँगा, तू कैंडिड कर बस। तो इसमें पहली बार उन्होंने अच्छा ऐसे करके सो दिस इज़ अ फॉन्ड मेमोरी। ये मेरे फ़ोन में हमेशा डीपी बन के रहती है। ब्यूटीफुल। देखते हैं नेक्स्ट तस्वीर। द साउंड हीलर्स। Yes. द साउंड हीलर्स। Yeah. सो दिस इज़ KNMA ने हमें इनवाइट किया था, तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल म्यूज़ियम है नोएडा के अंदर, तो वहाँ पे हमने पूरा साउंड बाथ का सेशन लीड किया था। ये था। तो ये साउंड जो हीलिंग आपने शुरू करी और ट्रेनिंग शुरू करी, पहले आपने सीखा, तो ये साथ साथ करी थी कि ये कैसे आप दोनों साउंड हीलिंग में आए? ये ही हम दोनों का एक कॉमन, जैसे ओशो तो कॉमन थे ही, बट एट द ये एग्रीकल्चर बैकग्राउंड में है, ये फुल टाइम जॉब में है, जो इन्होंने अपने इंट्रोडक्शन में मिस कर दिया था। तो ही इज़ एन एग्रीकल्चर साइंटिस्ट वर्किंग विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जैसे फिर रेगुलर कपल्स हो जाते हैं, मैं अपना काम करती रहती, ये अपने जॉब में जाते, फिर मिलते तो ज़्यादा ओशो कैंप्स में। तो हमने डिसाइड किया कि एक कॉमन कोई ऐसा ग्राउंड लाते हैं कि जिसमें एटलीस्ट दिन में 1 से 1.5 घंटा हम कुछ बात तो कर सके कॉमन टॉपिक, बिकॉज मैं न्यूज़ नहीं देखती हूँ, मैं जनरल नॉलेज के बारे में कोई डिस्कशंस नहीं करती हूँ, तो इनके पास सारी नॉलेज होती है, तो हमारी कॉमन डिस्कशंस नहीं थी। तो फिर शादी के बाद हमने सत्या सर से लेवल 1 लेवल 2 ऐसे करते करते ग्रेजुअली लर्नड, एंड नाउ फॉर्चुनेटली वी आर ट्रेन्ड। एक्सीलेंट, थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस। देखते हैं नेक्स्ट पिक्चर। अरे 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 अरे, ये बहुत ही मेरे लिए मेमोरेबल फ़ोटो है, बिकॉज फर्स्ट टाइम माई फादर इन लॉ गिवन मी कॉम्प्लीमेंट इन सिंधी। तो सिंधी में उन्होंने कुछ मेरे को कॉम्प्लीमेंट बोला कि लड़का स्मार्ट लग रहा है, तो आई वाज लाइक फ्लैटर्ड, अच्छा यार। तो यस, अमेजिंग। My father-in-law and my mother-in-law, like as a couple, they are amazing. But मेरे father-in-law की जो personality है वो बहुत ही profound है, बहुत ही larger than life है। उनकी presence इतनी ज़बरदस्त थी कि जब तक वो बॉडी में थे, मेरे को ऐसे लगता था कि यूनिवर्स उनके अराउंड घूमता है, जैसे सन के अराउंड सारे प्लैनेट घूमते हैं, हम सब उनके अराउंड घूमते थे। ही वॉज लाइक अ बिग सन, एंड ही यूज्ड टू बी द की प्लेयर इन ऑल ऑफ अस लाइफ। मतलब हमारी सबकी ज़िंदगी में उनका रोल कहीं ना कहीं होता था, बड़ा खूबसूरत। एंड ही यूज्ड टू टेक केयर ऑफ एवरीवन अराउंड हिम। मैं सोचता था यार ये आदमी में एक कितनी कैपेसिटी हो सकती है, बट ही वॉज लाइक वहाँ कहाँ से आ रहे हैं, वहाँ से आ रहा हूँ, उससे मिल के आ रहा हूँ। कभी बॉम्बे में, फिर अगले दिन पता चलता था उज्जैन में है, फिर अगले दिन पता चला अरे 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 वो तो वहाँ चले गए, गुड़गांव मीटिंग है। मैं तब हमें थोड़ी सी शर्म आने लग गई थी कि हम उनको मैच नहीं कर सकते हैं। वाओ, सो अमेजिंग मेमोरी। सो देखते हैं अब नेक्स्ट पिक्चर। अरे ये हमारी ट्रेनर जर्नी की पिक्चर है, और
वी फील बहुत ब्लेस्ड फीलिंग होती है जब हम देखते हैं कि लोग आके सीख रहे हैं, और सबसे ज़्यादा ब्लेस्ड फीलिंग होती है जब वो हमें आके अपने ना वो बताते हैं कि अरे मेरे हस्बैंड का माइग्रेन 5 मिनट में ठीक हो गया। वो तो कभी करवाते नहीं थे साउंड हीलिंग, फिर कोई बोलेगा मेरी बेटी की PCOS ठीक हो गई। तो ये हम लोग की दिस इज वेरी ब्लेस्ड फीलिंग। So this is also a way to share what we walk through. तो ये साउंड हीलिंग तो है ही है, जो हमने अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस किया, जो हमारी यात्रा रही, ये भी वो एक तरीका है जिससे हम शेयर कर रहे हैं। साउंड हीलिंग तो है ही है। तो बहुत अच्छा लगता है कि डिफरेंट न्यू लाइफ्स को टच करना और उनकी लाइफ में एक छोटी सी मूवमेंट क्रिएट करना ऑफ जॉय, हैप्पीनेस। सो दैट्स अमेजिंग। सबसे पावरफुल यही रहता है साउंड से, वो जो एक कंटेंटमेंट, एक पीस लोगों के फेस पे हम जब देखते हैं ना सेशन खत्म होने के बाद, तो वो एक पल का ही चाहे जॉय हो ना, वो बहुत सुकून देता है। नहीं, आई थिंक वो एक पल का नहीं, काफ़ी टाइम का जॉय होता है, इसीलिए लोग भाग भाग के वापस आपके पास आते हैं बिकॉज एक बार जो एक्सपीरियंस कर लेता है तो वो उसको कभी भूल नहीं पाता, और जब वो बैठा होता है तो वो सोचता नहीं यार वो एक्सपीरियंस दोबारा करना है। So I think it is a ongoing process, and you people are doing wonderful job. Yes, sound is very mysterious and is helping us to, हमारे अंदर explore the mysteries of this world. बहुत बदलाव ला रही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पिक्चर। हाँ, दिस इज़ अ वेरी वेरी प्रेशियस मेमोरी। ये हमारी फैमिली के फर्स्ट सन की वेडिंग की फ़ोटो है। तो मतलब मेरे पापा मम्मी मदर इन लॉ फादर इन लॉ बने थे। देखते हैं नेक्स्ट पिक्चर। और दिस इज़ आवर फैमिली पिक्चर। तो ये हमने बहुत ऐसी अब स्पॉन्टेनियसली हम लोग सीपी में डिनर करने गए थे, मम्मा हम सब क्योंकि मेरे ब्रदर इन लॉ एक बाहर काम करते हैं, दूसरे अब बाहर ज़्यादा ट्रैवल करते हैं। तो कोइंसिडेंस था, उस दिन हमने स्पॉन्टेनियसली सीपी के कैफ़े पे फन विद नानी। सो थैंक यू अपनी इतनी प्यारी प्यारी मेमोरीज हमारे साथ शेयर करने के लिए। और चलिए लेकर चलते हैं अमन और दीप्ति को हमारे नेक्स्ट सेगमेंट जिसका नाम है रैपिड फायर राउंड। तो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो आप अपने पार्टनर के बारे में क्या फील करते हैं, कुछ शब्दों में बताइए। तंग करने वाला प्रेम से तंग करने वाला। So blessing. वाओ, कुछ शब्दों में बताइए। I feel like it's the biggest gift to my life. मेरे को बहुत सुकून लगता है कि अब मेरे फादर मदर नहीं रहे, so she is by my side, somebody I can share and live this life happily. So it's amazing. How sweet. What are the 3 things on your bucket list? मेरी बकेट लिस्ट में एक है सॉलिटेयर, और एक है टर्की का ट्रिप, और एक मेजर जो मेरी विश है कि बहुत जल्द हम लोग एज गोंग प्लेयर्स सारे जो इंटरनेशनल गोंग मास्टर्स है उनके बीच में हम प्ले करें। वाओ, तथास्तु। So जो हैं इन्होंने बोले हैं बकेट लिस्ट में जो विशेष, तो वो तो हैं ही। और मेरा बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग का रहता है कि मेरे को जो एक ट्रैवल करने का और बाइक से ट्रैवल करने का, सो आई हैव दिस विजन बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है कुछ दिनों से कि मैं बहुत लंबी लंबी राइड्स करने वाला हूँ। सो एक वो है, और बहुत सारे हैं, लाइक आई एम लर्निंग जेम्बे दीज डेज। तो मैं अच्छे से जेम्बे सीख रहा हूँ डॉक्टर संजय अरोड़ा से। और एक सेल्फ गोल है कुछ अपनी सेल्फ की इंटरनल यात्रा के लिए, तो वो चलती रहे और वो मज़े में एंजॉय करता रहूँ। तथास्तु। सो व्हाट आर द टॉप 3 एडवेंचर्स आपने जो लाइफ में करे हैं? शादी सबसे बड़ा एडवेंचर। एक्सीलेंट। और लाइक एज सच आई एम अ वेरी सेफ एडवेंचर प्लेयर, मतलब पैरासेलिंग कर ली, जो सेफली कर पाते हैं ना, वो एक पैरासेलिंग है। और हाँ, जंपिंग फ्रॉम द क्लिफ इन द गंगा, दैट वाज वन ऑफ द वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस ऑफ माय लाइफ।
पहले तो मुझे बहुत लगा एक्साइटिंग कि मुझे जंप करना है, पर जैसे ही गंगा में नीचे देखा तो पूरा डर आ गया। तो मैंने भैया जो वहाँ पर वो राफ्टर वाले, विच इज़ नॉट अलाउड वैसे, कहा भैया धीरे साइड और भैया धक्का दे। सो ही काइंड ऑफ जस्ट टच्ड एंड आई जंप। तो उस क्लिफ से लेके जब तक मेरी बॉडी पानी पे नहीं टच करी, तो जो हम सीखते हैं ना ध्यातम में कि एक नो माइंड, एक ज़ीरो स्टेट आती है, वो एक्चुअली मैंने एक्सपीरियंस करी। और मुझे जब वो वाटर ने मेरे थाई को टच किया तब मुझे रियलाइज हुआ कि ओके, सो वो मेरे लिए बहुत अच्छा एक मेमोरेबल एडवेंचर। मेरे लिए एडवेंचर बहुत अलग मायने रखता है। एडवेंचर मेरे लिए इंटरनल एडवेंचर भी है, और जैसे आप मेडिटेट करते हो या अपने पे सेल्फ वर्क करते हो तो बहुत सारी नई चीज़ें एक्सप्लोर करते हो, तो वो भी मेरे लिए एडवेंचर है। बाहर मेरे लिए बाइक चलाना या बाइक राइड करना, या मैं अभी जैसे स्विमिंग कर रहा हूँ तो उसमें कितनी देर मैं पानी में रह सकूँ, वो बहुत सारे मेरे लिए, मैं हर चीज़ में आई एम वेरी एडवेंचरस इन दैट वे कि मज़ा आता है कि नए नए डायमेंशंस को टच करना और नए नए हाइट्स को टच करना। तो हर चीज़ में आप एडवेंचरस हो सकते हो। सो आई एम वेरी एडवेंचरस इन दैट वे। एक्सीलेंट, बहुत ही, आई थिंक दैट्स अ वेरी न्यू वे ऑफ थिंकिंग कि आप अगर जैसे हम लोग इन्हीं चीज़ों को एडवेंचर सोचते हैं, बट जो आप बोल रहे हो कि अपने ही आपको चैलेंज करके कोई नई एक हाइट क्रॉस करना या एक नया चैलेंज लेके अपने आप को नई एक जो जैसे आप अभी ये कर रहे हो इंटरव्यू, इट्स आल्सो फॉर मी इट्स एडवेंचरस। इट इज आपने मेरे दिल की बात बोल दी। यस। बट सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप कितना ओपन हो उसको लेने के लिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि हो सकता है वो चीज़ बुरी हो जाए, बट क्या पता अगर वो चीज़ अच्छी हो जाए। सो वी शुड ऑलवेज प्रॉम्प्ट टू टेक न्यू challenges. It will help you to be new all the time, refresh all the time, energize all the time, and alive all the time. पंगे लेते रहने चाहिए हिंदी में अगर बोलो तो लाइफ में। So आप दोनों की सबसे फेवरेट चाइल्डहुड मेमोरी कौन सी है? चाइल्डहुड तो मुझे बहुत ही और कम याद है अपना। When it comes to childhood, my dadu's my closeness to my grandfather is one thing which really then comes into my mind. मेरे दादा के साथ मेरी बहुत सारी अच्छी मेमोरीज हैं। गांव में जाना, उनके साथ जितने भी मैंने आवर्स या टाइम बिताया होता है, अमेजिंग जर्नी गांव में। So what do you consider your greatest success? Living this life ब्यूटीफुली एंड हैप्पीली, और हर वक्त पे ना सेलिब्रेट करते रहना। बहुत बार ऐसा नहीं होता कि हम सैड नहीं होते, ऐसा नहीं होता है, गुस्सा नहीं आता, बट उससे बाहर आके और फिर उस रिलेशनशिप को या उस वर्क को और अच्छे से देखना इज़ द बिगेस्ट सक्सेस फॉर मी। सो सक्सेस इन टर्म्स ऑफ, मैं सक्सेस को ऐसे मानता हूँ कि लाइक सक्सेस इज़ वेरी एग्रेसिव वर्ड। आई से ब्लेसिंग मेरे लिए यही है कि मैं यहाँ, हम सांस ले पा रहे हैं दिस लाइफ, एंड एवरीथिंग अबाउट दिस लाइफ, एवरीथिंग अबाउट इज सक्सेस और ब्लेसिंग। आई कैन टॉक, आई कैन ब्रीथ, I can do so many things on this earth. This is success. Absolutely, very beautiful. So, what do you value the most in a relationship? So sharing as कि हम अपने दिल में जो है वो बिना किसी डर के एक दूसरे से अगर शेयर कर सके, चाहे वो बहन भाई हो। रिलेशनशिप्स को हम मोस्टली हस्बैंड वाइफ तक सीमित समझते हैं, बट किसी भी रिश्ते में अगर हमको किसी की कोई बात बुरी लगी हो या अच्छी भी लगी हो, रादर हम बहुत एम्फोसाइज बुरे पे करते हैं, पर हमको अच्छी चीज़ को भी एक्सप्रेस करना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक एस्पेक्ट है रिश्ता का। So, आप दोनों का फर्स्ट इम्प्रेशन क्या था एक दूसरे के लिए जब आप पहली बार मिले? Arrogant. This was the first experience. She's so very arrogant. On the look. She looks to be very silent. She's not a person who speaks a lot. So, and she used to,
be very reserved, and I used to watch her and like ये कभी बोल नहीं रही है, and like felt like very arrogant. Just the first time, whenever whosoever is meeting her, like वो पहले यही समझेगा कि arrogant है भाई साहब. But then I realized that it's whole different story. और फॉर मी इट वाज लाइक यार लफंडर सीटियां मारता रहता Thank you. वही आपको पसंद आया। एग्जिस्टेंशियल। सो आप लोग स्ट्रेस को कैसे डील करते हैं? लड़के भी करते हैं, गुस्से से भी करते हैं, हंस के भी करते हैं, और फिर जब बिल्कुल हैंडल नहीं होता फिर चुपचाप कमरे में जाके मेडिटेट करते हैं। स्ट्रेस बहुत इम्पोर्टेंट है, ये समझना बहुत ज़रूरी है. दैट हेल्प्स यू टू गिव यू अ प्रोपेलर फॉर ट्रांसफॉर्मेशन. तो उसको डिफरेंट तरह से उसको ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, जैसे उन्होंने बोला. सो बहुत सारे तरीके हैं, ओशो ने बहुत प्यारी प्यारी टेक्निक्स दी हैं, नो डाउट. बट अबव ऑल एज आई शेयर्ड यू कि शेयरिंग इज़ अ इम्पॉर्टेंट थिंग, कि जिससे स्ट्रेस बहुत ईजीली हम रिलीव कर सकते हैं. शेयर करिए और आगे बढ़िए. राइट. सो एक ऐसी बात बताइए जिसके लिए आप अपने कंपेनियन को थैंक यू बोलना चाहते हैं. एक बात तो मेरे लिए बहुत कम होगी. मैं आई लाइक फॉर टू बी लाइक शी इज़ व्हाट शी इज़ एंड आई लव इट एंड आई रिस्पेक्ट इट. मतलब यही बहुत मतलब एवरीथिंग अबाउट हर. बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनके करैक्टर की लिमिटेशंस हैं, और ऐसे मैं भी समझता हूँ कि मेरी भी होंगी. तो बट आई थिंक दैट मेक्स हर एज ए इंडिविजुअल, एज ए पर्सनैलिटी. सो एक नहीं, मैं तो पूरा होल पैकेज ही ठीक है. अरे वाह. मेरे लिए आई वुड लाइक टू थैंक कि जब जो मेरा फ्रीडम है ना, जो मेरी फ्रीडम मूवमेंट की, कहीं जाने की, और उस फ्रीडम में खुश होना एक पार्टनर का, उसके लिए क्योंकि हम जब बच्चे थे हमारे फादर ने हमें बहुत लिबरली पाला है. हम कहीं भी जा सकते थे, कुछ भी कर सकते थे. सिमिलरली मेरे पार्टनर में भी ये क्वालिटी है कि मुझे मतलब मैं एक्चुअली एक दिन बहुत टीयर्स में थी जब हम ऋषिकेश इसको बिना बता के अपने फ्रेंड्स के साथ निकल गए. मैं ना यहाँ मिडवे पे हूँ ऋषिकेश के. इट्स लाइक वेरी गुड, एन्जॉय. आई वाज लाइक ओके. तो दैट इज़ व्हाट इज़ आई एम वेरी डीपली ग्रेटफुल फॉर दिस एस्पेक्ट कि मेरे पार्टनर में ये रिस्पेक्ट है कि शी हैज़ द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट. सो आपके सबसे बड़ा सबक जो आप दोनों ने अध्यात्म में आने के बाद सीखा? स्व से प्रेम. I'm the whole universe. I'm the center of this whole cosmos. And still realizing this, that I'm nothing, but still it's very paradoxical. Still that I feel like I'm very small, very tiny, nothing, but still I'm the center. ब्यूटीफुल. एक तरफ आप शून्य का भी एहसास कर रहे हैं और एक ही तरफ आप ये भी सोच रहे हैं कि मैं ही ये संसार हूँ. सो इट्स सो एम्पावरिंग. आई फील वेरी वेरी एम्पावरिंग. सो आप दोनों को याद है कि आप दोनों ने एक दूसरे को सबसे पहला गिफ्ट कौन सा दिया था? मुझे याद है, इससे शादी करने के लिए. हाँ. Yes, ये पहला गिफ्ट था इसका मेरे लिए कि शादी के लिए. हाँ, रादर मैं ऐड करूँगी कि मैंने इससे बोला था चलो शादी कर लेते हैं, तो ये इसके लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है. हाँ यस, ऑब्वियसली. मैंने बोला ना कि अब फादर मदर रहे नहीं, अगर ये नहीं होती तो मैं बुरे हाल होते मेरे. शी इज टेकिंग केयर ऑफ मी इन ब्यूटीफुल. वाओ. चलिए लेकर चलते हैं अमन और दीप्ति को हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में, जिसका नाम है हिम और हर राउंड. तो आप दोनों के पास प्लग कार्ड्स हैं. मैं आप दोनों से सवाल पूछूंगी और अगर उसका जवाब आपके खुद के लिए है तो आप खुद को पॉइंट आउट करिएगा, अदरवाइज अपने पार्टनर को. तो एक इमोशनल फिल्म देखकर कौन ज़्यादा इमोशनल हो जाता है? और पहला ही आपकी तरफ. आप दोनों में से कौन एक बार में फ़ोन नहीं उठाता? ये आई एम वेरी प्रॉम्प्ट. आप दोनों में
से गुस्सा किसको ज़्यादा आता है? ओ अच्छा, आज तो बड़े सारे सेल्फ रियलाइजेशन हो रही है। आप दोनों में से ज़्यादा शांत कौन है? वो भी मैं ही वो हूँ। भी। ये अंदर गुस्सा आता रहता है, बाहर से दिखाती है शांत। मैं ओके। तो आप दोनों में से घूमना फिरना ज़्यादा किसको पसंद है? ये 5-6 मिल सकते हैं। आपके दोनों में से ज़्यादा बोलता कौन है? 2-3 और दे दीजिए। आप दोनों को एक दूसरे के लिए अब ये डायलॉग बोलना है, मैं आप दोनों को बोल के सुनाऊंगी। अरे बाप, ठीक है? अरे बाप। हम जीते एक बार हैं, मरते एक बार हैं, प्यार भी एक बार करते हैं एंड शादी भी एक बार उसी से करते हैं जिससे प्यार करते हैं। हम जीते हैं एक बार ओके, दिस एक बार और मरते भी हैं एक ही बार। हाँ? ये प्यार भी एक ही बार होता है और शादी भी उसी से होती है जिससे प्यार होता है। एक्सीलेंट, वेरी नाइस। यू शुड गो फॉर एडिशन। रियली? हाँ, बहुत सही से। सो आपके लिए अमन, जी, कभी कभी जीतने के लिए कुछ हारना भी पड़ता है और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। कभी कभी जीतने के लिए सब कुछ हारना पड़ता है और मैंने बहुत कुछ हारा है। वो इसलिए मैं बाजीगर हूँ। थैंक यू सो मच, इट वॉज सच अ ब्यूटिफुल मज़ेदार राउंड। इसी के साथ हमारा ये राउंड ख़त्म होता है और ये बहुत अच्छी चीज़ So thank you to all of you for calling us and inviting us on this show and hosting it so beautifully. Keep bringing more people and sharing their journey. Yes, and keep this adventure alive. थैंक और- यू। औरों को भी बुलाते रहिए और लोगों को और हमें भी नई नई स्टोरीज दिखाते रहिए। I always look forward कि बहुत अच्छे अच्छे जो लोग आते हैं और उनकी शेयरिंग बहुत हेल्प करती है बाकियों को भी, और इनफैक्ट सब जो आप कर रहे हो वो बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। लोगों को हेल्प मिलेगी अपने रिलेशनशिप को, अपनी लाइफ को और खूबसूरत बनाने के लिए। थैंक यू। आप दीप्ति हमारे ऑडियंस के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगी? मेरा मैसेज हमेशा ही एक रहता है, मेडिटेट, सेलिब्रेट एंड कीप डांसिंग। सो स्वीट। अमन? मैं ये बोलता हूँ जैसे ओशो बोलते हैं मास्टर, लिव लव एंड लव। वाओ, थैंक यू अमन, थैंक यू Thank you दीप्ति, so it was much. so wonderful to have Thank you you. on our show. थैंक यू। Thank you. थैंक यू टू PMC। हम माफ़ी चाहते हैं, हमने आपको इतना इंतज़ार करवाया। सो थैंक यू दोस्तों, बहुत ही मज़ा आया आज अमन और दीप्ति के साथ उनकी जर्नी शेयर करी, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस शेयर करे उन्होंने जो कि काफ़ी इंस्पायरिंग थे। तो आप लोग भी देखते रहिए संसार में निर्वाण सीज़न 3 और PMC हिंदी, जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। PMC हिंदी बदले जीवन।